आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने की, जहां पर हमने तेज़ी यहां पर फिर से लौटते हुए देखी है। ऑफ कोर्स फ्राइडे को एक समय था जब ऑल टाइम हाई से $10 सिर्फ दूर था सोना। भारतीय बाजारों में रुपए की गिरावट की वजह से हमने ऑल टाइम हाईज यहां पर पिछले हफ्ते फिर से बनते हुए देखे, लेकिन आज की अगर बात करें तो कुछ मुनाफा वसूली यहां पर देखने को मिली है। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर मुनाफा वसूली पिछले हफ्ते के बाद अब भी जारी है। पिछले हफ्ते कच्चे तेल में हमने करीबन 3% की गिरावट देखी थी और आज करीबन 1% की फिसलाव यहां पर फिर से देखने को मिला है। काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स यहां पर रशियन सैंक्शंस, यूएस कोलंबिया को लेकर आती हुई नजर आई हैं और यूएस इस साल फिर से रिकॉर्ड प्रोडक्शन कर सकता है कच्चे तेल में और गैस में। उसका असर हमने ऑलरेडी प्राइसेस को वीकन करते हुए देखा है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर बासमती इंडस्ट्री की, यहाँ पर क्या है परेशानी, बजट से क्या है एक्सपेक्टेशंस, इस सेक्टर पर डालेंगे आज फोकस। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोखड़े, साथ ही साथ निर्मल बैंक सिक्योरिटीज़ के कुणाल शाह और इंडियन राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग। शुरुआत यहाँ पर सोने के साथ कर लेते हैं। एंड कुणाल, जिस तरह की प्राइस मूव्स हमने यहाँ पर मार्केट्स में आते हुए देखी हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं और इस हफ्ते तो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी है, यूएस की, कनाडा की, यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स की। क्या एक्सपेक्टेड है और क्या रेंज रह सकती है? यस, जैसे आपने कहा सेंट्रल बैंक की मीटिंग और इंडियन बजट ऑल्सो, या ड्यूटी का क्या फ्लक्चुएशन होगा। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वॉलेटाइल वीक और बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना क्या बजट में आएगा, ड्यूटी क्या चेंज होगी। ये सब इट्स बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग कि मैं तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ क्या ड्यूटी। बट अगर ड्यूटी कम होती है तो ऑब्वियसली उसका थोड़ा बहुत प्रेशर। सो अभी साइकोलॉजिकली आप देखेंगे गोल्ड इज अबाउ 80,000 रुपीज। डिमांड थोड़ी कमजोर है फिलहाल, इंडिया से, चाइना से, दोनों जगह से। सेंट्रल बैंक बाइंग भी थोड़ी हॉल्ट पे है। सबसे बड़ा अभी जो असमंजस है गोल्ड की मार्केट में वो है रिगार्डिंग ट्रम्प। सो 1 फरवरी को इंडियन बजट और 1 फरवरी को ट्रम्प ड्यूटी का फाइनल अनाउंस करने वाला है कि कौन सी कंट्री पे कितनी ड्यूटी लगाएंगे। एज ऑफ नाउ उन्होंने कहा है कि चाइना को एग्जाम करेंगे। सो मेरी राय में कोई गोल्ड में ये अनसर्टेनिटी रहने की वजह से कोई बड़ी मंदी या बड़ा गिरावट, ड्यूटी को साइड पे रखिए आप, ड्यूटी मेरे हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि ये हफ्ते में इनिशियली थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। जो लॉन्ग रहेंगे वो भी एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे एंड दे विल टेक अ फ्रेश कॉल एज एंड व्हेन द ट्रिगर कम। सो अगर फेड ये हफ्ते में रेट को होल्ड करेगा ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि फेड इमीडिएटली रेट काटेगा। उन्होंने ऑलरेडी 3 बार रेट कट किया है। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी ट्रम्प साहब बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू लिव विद इट बिकॉज द इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी मूड अप। सो दे मे नॉट कट द रेट इन दिस मीटिंग। थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। सो जो 4 मंथ कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड का वो अराउंड 80,600 के आसपास, 80,500 के आसपास जो चल रहा है वो आपको धीरे धीरे ड्रिफ्ट होके 79, 700, 800 तक आता हुआ नजर आ सकता है। सो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग और आता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेंड इंटैक्ट है बट ये हफ्ते में मैं थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है, लेकिन इस हफ्ते कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। हमारे साथ जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोखड़े अब हैं। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अब मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है, वो ऑल टाइम छूते छूते हम यहाँ पर थोड़े से दूर निकल आए। क्या देखेंगे आप नियर टर्म में? एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है, अगर आपने पढ़ी हो, जिसका कहना है कि 1971 ऑनवर्ड्स हमने यहाँ पर ज़्यादातर गेन्स ही आते हुए देखे हैं सोने में। सोने ने हर साल यहाँ पर निवेशकों के लिए पैसा भी बना के दिया है और ये ट्रेंड आगे जारी भी रह सकता है। आप सोने के प्राइसेस इस हफ्ते के लिहाज से और जिस तरह की इतनी सारी इवेंट्स हैं वह कैसे देखते हैं, और दूसरा एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपको सोने में अब कैसा लगता है? नमस्ते मनीषा जी, बिल्कुल मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के, जो इंटरनल उनकी रिपोर्ट उन्होंने जाहिर की है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने 1971 से अभी तक के जो गोल्ड का रिटर्न जो आया हुआ है वो एवरेज देखते हैं तो 8% से ज़्यादा दिया है उस रिपोर्ट में। और इन्फ्लेशन रेट अगर नॉर्मली देखते हैं 2 से 5% तो उससे बहुत ज़्यादा है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता है गोल्ड के ऊपर। और जैसे कि अभी परिस्थिति बनते जा रही है, जैसे ठीक है बजट का तो उतना मुझे नहीं लगता है कि बजट में किसी प्रकार की ड्यूटीज ऐड ऑन होने वाली है या बढ़ेगी, क्योंकि इसके पीछे लास्ट ईयर का जो इम्पोर्ट है और इस साल का इम्पोर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। इस वजह से गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस इस इंडस्ट्री के लिए सोचेगी, क्योंकि हम हर बार यही मांग करते थे कि कोई भी बिजनेस लीजिमेंट तरीके से और सही एक लॉफुल तरीके से काम हो। इस वजह से उसके टैक्सेशन और उसके इंपोर्ट ड्यूटी अगर सही रहती है तो लोग प्रॉपर चैनल
से ही काम करेंगे और शायद सरकार भी चाहती है यही है। और इसीलिए लास्ट अभी कुछ दिन पहले 9% से ड्यूटी कट हुई थी और मुझे अभी बजट में लगता नहीं कि ड्यूटी बढ़ेगी, पहली बात। दूसरा ऐसा है कि ओवरऑल बजट इस बार का इसके पहले के जितने भी बजट आए हैं वो गोल्ड को लेके बहुत ज़्यादा तकलीफ वाले नहीं रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड काफ़ी ऊंचा चलते गया है। आपने देखा अभी जैसे आपने ही कहा थोड़ी देर पहले कि ऑल टाइम हाई को टच करते करते फिर पीछे आ गया, तो ये तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़े थोड़े दिन में होती है और लोगों को लगता है कि अपना जो भी प्रॉफिट है वो अपना कॉर्नर कर ले, तो इस वजह से उन्होंने ये शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड अभी भी काफ़ी सुनहरा है। आने वाले दिनों में जिस तरीके से ट्रम्प के स्टेटमेंट आते हैं, पहले मतलब आपको याद होगा ट्रम्प आने से पहले भी हम लोग यही कह रहे थे कि ट्रम्प को प्रिडिक्ट करना इतना इजी नहीं है और उनकी पॉलिसीज और उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो काफ़ी भूचाल लाते हैं पूरे दुनिया में, और इस वजह से ऑलवेज गोल्ड को सपोर्ट मिलता है अपर साइड के लिए और गोल्ड और ऊपर भागता है। अभी उनकी जब पॉलिसीज को लेके जब बातें आएगी तो शायद गोल्ड और बुलिश ही जाएगा, ऐसा मुझे दिखता है। और जिस तरीके के स्टेटमेंट उन्होंने मतलब कई बार तो उनके स्टेटमेंट रशिया के लिए बोलिए या और भी किसी देश के लिए वो कहीं ना कहीं प्यार भरे धमकी होती है, तो वो धमकी को देखते हुए मुझे लगता है वोलेटाइल काफी ज्यादा सामने आने वाले दिनों में रहेंगे। और लॉन्ग टर्म में नो डाउट गोल्ड ने इसके पहले भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट भी यही कह रही है, और आने वाले दिनों में भी रिपोर्ट से भी ज्यादा जो अभी तक के जो पास्ट इसका परफॉर्मेंस रहा है वो परफॉर्मेंस के आधार पर यही लगता है कि आने वाले दिनों में भी अच्छा खासा रिटर्न गोल्ड देने वाला है। अगर आप तो ठीक है, ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एवरेज में 8% की रिपोर्ट 8% का रेट बढ़ा और 8% का रिटर्न दिया ये हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर एक साल में देखेंगे आप पर्टिकुलर तो करीब 25 से 28% का रिटर्न गोल्ड ने दिया है, तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा रिटर्न है। और कंपेयर टू अदर कोई भी इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटी है उसमें उतना नहीं मिला है जितना गोल्ड ने दिया है, इस वजह से भी लोगों का इसके तरफ आकर्षण बहुत बड़ा है। एक्चुअली राजेश जी मुझे वही आपसे पूछना था क्योंकि 2024 में हमने ऑल टाइम हाई प्राइसेस देखे, 27% की तेजी आते हुए देखी। ऑफ कोर्स ड्यूटी कट का फायदा भी यहाँ पर हुआ, लेकिन जो टनेज हम यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं, आप कहेंगे अब यहाँ पर आके चाहे प्राइसेस ऊपर जाएं नीचे जाएं, एक नंबर 700-800 टन के बीच में जो सोना भारत इंपोर्ट करता है वहां पर आके अब ये स्थिर हो गया है? देखिए डिमांड तो स्लोली बढ़ती है, एक साथ डबल टिबल ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे पहले 600-650 टन के आसपास का इंपोर्ट होता था, और गवर्नमेंट की लास्ट 3 महीने पहले की एक जो रिपोर्ट आई थी उसमें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट डबल कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक या कैलकुलेशन आने की वजह से 900 टन के आसपास का जो फिगर हमें दिख रहा था उसमें हम भी डर गए थे, लेकिन अभी हम लोग भी सेटिस्फाइड है कि एक 700 से 800 टन के आसपास का अगर गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है तो इट इज़ अ आइडियल फिगर, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या भी काफ़ी बढ़ी हुई है, लोगों के यहाँ शादियां है, 40 लाख के ऊपर की शादियां होने के साथ साथ कहीं ना कहीं कंजम्पशन बढ़ा है, और इसके साथ भी ड्यूटी कट होने के बावजूद भी अगर उतने वहीं आसपास ही गोल्ड अगर टनेज में ईयरली दिखा रहा है तो हमारे लिए रिलीफ की बात है कि बजट में हमें अभी कोई डर नहीं है। नहीं तो बजट में हमें ऑलवेज डर लगते रहता था कि पता नहीं कि इस बजट में और क्या रिस्ट्रिक्शंस आएंगे। अच्छे कि इस बजट से आपको डर नहीं लग रहा है, क्योंकि ड्यूटी कटौती पिछली बार मिल चुकी है, उसको रिव्यू किया जाएगा ऐसा नहीं लगता। और वो 12 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, 29% की तेजी के साथ सोने में कारोबार। ऑफ कोर्स अच्छी खासी बढ़त हमने यहाँ पर पिछले हफ्ते भी आते हुए देखी थी, लेकिन ऑल टाइम हाई से हल्की सी दूरी भारतीय बाजारों में और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में भी। बहुत शुक्रिया राजेश जी साथ जुड़ने के लिए और एक सेंस देने के लिए कि कहाँ प्राइसेस जा सकते हैं और क्या कुछ वॉच करना है। लेकिन इंपॉर्टेंटली बजट से एज ऑफ नाउ भय नहीं है इस इंडस्ट्री को। कुणाल, बात हुई सोने की, लेकिन चांदी आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? बिकॉज इनिशियल 15 दिन में हमने देखा चांदी आउट परफॉर्म कर रही थी, लेकिन जिस तरह से मेटल्स में प्रॉफिट टेकिंग है चांदी में भी देखने को मिली। आपने कहा मेटल्स के साथ इमीडिएटली चांदी में भी प्रॉफिट टेकिंग आ जाता है। सो मेरा मानना ऐसा है कि एक बार फिर से 90,000 के लेवल चांदी टेस्ट कर सकती है, क्योंकि आज चाइना का इंडस्ट्रियल प्रॉफिट कम हो गया है। यूएस ने कहा है कि चाइना के ऊपर शायद टैरिफ नहीं लगाएंगे, ऐसा स्टेटमेंट हमने संडे को आते हुए देखा था, बट इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया बिकॉज चाइना से डेटा ही खराब आया है। सो एक बार थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, 90,200-100 के आसपास चांदी के भाव जा सकते हैं। बड़ी मंदी नहीं लग रही है, बट आज के दिन के लिए थोड़ा बहुत और सेलिंग आता हुआ देखने मिल सकता है।
कुणाल, जैसे आपने कहा कि चाइना के सभी डेटा आज यहाँ पर वीक आए हैं। दिसंबर में थोड़ा बहुत बेहतर देखने को मिला था, जनवरी के जो फर्स्ट वीक में आए थे, लेकिन वो नंबर सस्टेन नहीं कर पाए हैं। मेटल्स में अब यहाँ पर क्या सेंस है, क्योंकि जिंक जो पिछले साल आउट परफॉर्मर था, अच्छी खासी मुनाफा वसूली वहाँ पर है। कॉपर में भी हमने नाइमेक्स में 4.35 के बाद 4.25 जैसे लेवल्स यहाँ पर फिर से लौटते हुए देखे। एल्यूमिनियम में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, उसके बावजूद भी तेजी उतनी नहीं है। जी यही है, चाइना हमेशा नो स्टिमुलस जोन के बीच में रहता है, क्योंकि अभी तक ट्रम्प साहब ने ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं किए कि हम लोग चाइना पे नहीं लगाएंगे। और ऐसी कोई डेट भी नहीं दी है कि कौन सी तारीख को वो ये सब टैरिफ टेंटेटिवली 1 फरवरी को वो अनाउंस कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। बट आई थिंक इट्स ऑल चाइना इज प्लेइंग अ वेरी स्मार्ट गेम राइट नाउ। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं कब यूएस तो मेटल में फॉल भी नहीं आ रहा है बड़ा, और मेटल बढ़ भी नहीं पा रहा है, अभी एक रेंज में ट्रेड करेंगे ऐसा लग रहा है मुझे। थोड़ा बहुत आज डेटा खराब आने के कारण कॉपर 830 तक जा सकता है, या जिंक 268 के आसपास आ सकता है। बट लाइक आई सेड, कोई बड़ी मंदी भी नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर चाइना का डेटा इतना ही खराब आया है तो आज कॉपर ऑलरेडी 2% डाउन हो जाना चाहिए था। सो ड्रिफ्ट होके थोड़ा लो पे जाएगा 830-28 के आसपास फरवरी कॉन्ट्रैक्ट, और एल्यूमिनियम अराउंड 248 के आसपास, जिंक 268 के आसपास। बट ऐसा बड़ा क्रैश हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, बिकॉज चाइना will come up with stimulus, will come up with RRR cut, which will eventually support metal. So बड़ी मंदी कोई शॉर्ट पोजीशन ले भी नहीं रहा है ये सब डर में, तो डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है। बहुत ज्यादा मंदी नहीं होगी, 1-8%, आधा % की मंदी आ सकती है। तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर मेटल्स में देखने को मिल सकती है, लेकिन एक बड़े क्रैश की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो अपनी पोजीशन उसी हिसाब से बनाए हुए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की। एक फोकस डालेंगे यहाँ पर चावल के प्राइसेस पर। तब यहाँ पर चावल की कर लेते हैं, जहाँ पर उत्पादन तो अच्छा खासा है, लेकिन प्राइसेस में बहुत ज़्यादा उठापटक है। इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग हमारे साथ हैं। देव नमस्कार। अगर आई रिमेंबर पिछला साल पूरा ड्यूटी कम करने, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में निकल गया, लेकिन उसके बाद अब जिस तरह की मुनाफा वसूली प्राइसेस में है, या फिर जिस तरह की उठापटक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखने को मिली है, कैसे देखती है सबसे पहले तो इंडस्ट्री उसको? देखिए, राइस के जो प्राइसेस है बासमती और नॉन बासमती के, वो पिछले साल या इस साल में कंसिस्टेंटली गिर रहे हैं। जैसे हमने आपके प्लेटफॉर्म पे पहले भी बताया था कि इस साल काफी बम्पर क्रॉप है राइस की, और हमारे पास लगभग 500 लाख टन का सरप्लस स्टॉक है। इसकी वजह से प्राइसेस के अंदर गिरावट है। इंडिया के साथ बाकी डेस्टिनेशन जैसे पाकिस्तान, वियतनाम और थाईलैंड, इन डेस्टिनेशन के ऊपर भी प्राइसेस में गिरावट आई है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल डिमांड बहुत पुअर है। अगर नंबर्स की बात करें तो अभी तक इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट इस फाइनेंशियल ईयर में हुआ है, अप्रैल से लेके अब तक, वो लगभग 76,000 करोड़ का है, और लास्ट ईयर यही एक्सपोर्ट 1,14,000 करोड़ का था। अगर हम इसको देखें तो देयर इज थोड़ी गिरावट है राइस के एक्सपोर्ट के वॉल्यूम के अंदर, पर अगर कंसिडरिंग द फैक्ट कि नॉन बासमती का एक्सपोर्ट ओपन कर दिया गया है और उसके ऊपर सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है और ड्यूटी भी हटा दी गई है, तो ये फिगर काफी ज्यादा होनी चाहिए थी। इंडस्ट्री की ये उम्मीद थी कि इस साल हमारा जो एक्सपोर्ट है वो पिछले साल से काफी गुना ज्यादा होगा, पर हम इस टारगेट को अब मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब आने वाले 3 महीने के अंदर भी ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही कि राइस का एक्सपोर्ट काफी इंक्रीज होगा। तो आने वाले समय में इंडस्ट्री का सेंटीमेंट अभी काफी नीचे है, हर जगह प्राइसेस ड्रॉप हो रहे हैं। डेस्टिनेशंस पे काफी स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि प्राइस में गिरावट आने की वजह से डेस्टिनेशंस पे जो माल रखा हुआ था उसके अंदर ट्रेडर्स को काफी हैवी लॉस है। जैसे आज के हम बेनिन मार्केट की बात करें तो वहां पे लगभग 2 लाख टन का स्टॉक एज ऑन डेट है। उसके अंदर जैसे ही इंडिया ने 20% ड्यूटी पार्बोइल्ड राइस के ऊपर हटाई, तो वो सारे स्टॉक्स के अंदर वहां के लोकल ट्रेडर्स को काफी लॉस हुआ, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। और आने वाले टाइम में हमारे को ये उम्मीद है कि अप्रैल के बाद इसके अंदर दोबारा उठाव आना चाहिए और राइस एक्सपोर्ट दोबारा इंक्रीज होगा कमिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर। बट द लास्ट क्वार्टर, ये जो करंट क्वार्टर है, वो काफी डिफिकल्ट लग रहा है राइस इंडस्ट्री के लिए। सुदेव, सरकार से जो कुछ आपने मांगा था वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया है। अब आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ और सरकार की तरफ से इंसेंटिव्स में, एक्सपोर्ट्स में, या फिर इस तरह की उम्मीदें हैं, क्या बातचीत है, और बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? देखिए, लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने एक बात कही थी कि शायद सरकार को राइस के एक्सपोर्ट को सब्सिडाइज करना पड़ जाए। अब वही सिचुएशन अब दोबारा मार्केट के अंदर आ गई है कि राइस के अंदर सरकार को ज्यादा इंसेंटिव देने की जरूरत है कि हमारे पास जो सरप्लस स्टॉक मार्केट के अंदर आ गया है, जिसको हमारे पास रखने की भी जगह नहीं है, उसको एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव दिया जाए। सबसे पहला इंसेंटिव जो हमने सरकार से मांगा है कि जो रॉट टाइप राइस के ऊपर है उसको 1% से बढ़ा के 3% पे कर दिया जाए।
तो सरकार इस रिक्वेस्ट को कंसिडर कर रही है और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जल्दी ही सरकार इसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन देगी। दूसरी हमारी जो मांग थी सरकार से कि जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम थी, जिसके अंदर कोई भी एमएसएमई एक्सपोर्टर जो राइस के एक्सपोर्ट के लिए बैंक से क्रेडिट लेता है, उसको 3% इंटरेस्ट रेट के अंदर सब्सिडी मिलती है। क्योंकि जो ज्यादातर राइस के ट्रेडर्स है जो सिंगापुर या दुबई में बैठे हैं, उनकी फाइनेंसिंग कॉस्ट इंडियन एक्सपोर्टर से काफी कम होती है। तो उन ट्रेडर्स से कॉम्पीट करने के लिए इस इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम की इंडस्ट्री की मांग है कि इसको राइस के ऊपर दोबारा लागू कर दिया जाए और जो भी राइस एक्सपोर्टर है उसको 3% तक इंटरेस्ट के अंदर सब्सिडी मिले एक्सपोर्ट के ऊपर। आने वाले बजट के अंदर इंडस्ट्री की तरफ से हमारे को अभी तक तो ऐसे कोई संकेत नहीं है कि सरकार कोई ना कोई राइस इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट देने वाली है, पर हमें उम्मीद है कि जो ये हमने 2 मांगे करी है, आने वाले टाइम में सरकार इस पे कोई ना कोई अमल करेगी और राइस और जो ओवरऑल सिनेरियो अब लग रहा है, जैसे आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के भी डाटा को देखिए, जो एफसीआई है दे हैव उन्होंने अपने जो प्राइसेस है ऑक्शन के ओएमएसएस के अंदर उसको काफी कम करते आ रहे हैं। पिछली बार जो ओएमएसएस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एफसीआई चार्ज करता था, अब वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी उन्होंने अपने रिजर्व प्राइस में रिमूव कर दिया है। हाँ, करेक्ट। देव, अब आप जैसे आपने कहा कि प्राइसेस में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, अगर एक फेयर आइडिया यहाँ पर मिल पाए कि 2024 में किस तरह का प्राइस डिक्लाइन हमने देखा और 2025 में पिछले 1 महीने में किस तरह की स्थिति है? देखिए, अगर बासमती की बात करें तो बासमती के अंदर लगभग 10% का ड्रॉप है सीजन के शुरुआत से। जो बासमती की पैडी 38 रुपीज की मंडी के अंदर थी, अब वो पैडी 31-32 रुपए की है। और जहां तक नॉन बासमती की रेट्स की बात करी जाए तो जो नॉन व्हाइट राइस का रेट 32 रुपए था, आज वो 29 रुपीज है। तो आप दोनों तरफ देखिए तो 10 से 15% की प्राइसेस के अंदर गिरावट है, जो एक राइस सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी गिरावट मानी जाती है। फेयर पॉइंट। वेल, एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया देव साथ जोड़ने के लिए। क्लियरली यहाँ पर भावों में एक डिक्लाइन है, सरप्लस स्टॉक यहाँ पर पड़ा हुआ है, बम्पर क्रॉप है, एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो क्लियरली किसी इंसेंटिव की या सब्सिडी की सरकार से एज ऑफ नो एक्सपेक्टेशन राइस के मार्केट को भी। कुणाल, बजट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी रहने वाला है कि बाजार को लगता है कि 31 जनवरी को हम फ्यूचर्स का जो सस्पेंशन है वो पीरियड ओवर होता हुआ देखेंगे। किस तरह की रिप्रेजेंटेशंस हैं, कोई कॉन्वर्सेशन है, कुछ आप सुन रहे हैं कि क्या 1 फरवरी को हम ये ओवरटर्न होता हुआ देखेंगे? There is a hope, and we don't know the priority for the government, but the trade representatives have already tried a lot and put the representation to start the restart the agri futures. So let us keep our fingers crossed कि ये approve हो जाए. So it is one of the consideration which everyone in the commodity market is awaiting for. कुणाल, एक दूसरी चीज़ जो मार्केट्स देख रहे हैं वो शायद सीटीटी है। आपको लगता है एट ऑल, क्योंकि हर बार जब हम वो एक्सपेक्टेशंस देखते हैं बजट की, उसमें सीटीटी एज अ मुद्दा होता है कमोडिटीज़ की तरफ से? So we've been hopeful for last couple of years, more than a decade, but it has not happened. So again, we are hopeful, but for that to happen, I have my own doubts. If it happens, it's a most welcome move. It will definitely bring इंडियन कमोडिटी मार्केट में जो वॉल्यूम आज की तारीख में बाहर की मार्केट में जा रहा है, उसको यहाँ पे लाने के लिए ये मूव बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा. सो इफ द मिनिस्ट्री थिंक्स दैट इट इज अ नीड फॉर एन आवर एंड इफ दे डज इट, नथिंग लाइक इट. वेल, एब्सोल्युटली, वो 2 चीज़ें हैं जो ओवरऑल कमोडिटी मार्केट्स की नज़र काफ़ी पैनी है यहाँ पर। एक तो जो सस्पेंडेड एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं उन्हें वापस लेके आया जाए, और दूसरा जो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है उसे इन सम सेंस यहाँ पर लोअर किया जाए ताकि हम और यहाँ पर पार्टिसिपेशन आता हुआ देखें। बहुत शुक्रिया कुणाल साथ जुड़ने के लिए। वेल, कमोडिटी मार्केट से फिलहाल इतना ही है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे इक्विटीज़ पर फुल फोकस।